अब हम पढ़ेंगे इंडियन सैटेलाइट्स के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। द जीसैट एंड इनसैट सीरीज कंप्राइजेज द मेजर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ऑफ इसरो। तो इसरो का जो मेजर कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो कौन कौन सा है? जीसैट और इनसैट। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम established in 1983 with the launching of INSAT 1B is one of the largest domestic communication satellite systems in Asia Pacific region with 9 operational communication satellites placed in geostationary orbit। तो इंडिया का जो अपना नेशनल सैटेलाइट सिस्टम है INSAT, ठीक है, इनसैट, तो ये 1983 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसने सबसे पहला सैटेलाइट जो लॉन्च किया था वो इनसैट 1B था, ठीक है। और आज पूरे वर्ल्ड में यह कह सकते हैं हम एशिया में, ठीक है, एशिया पैसिफिक रीजन में ये मतलब ओनली वन सैटेलाइट सिस्टम है जो कि जिसका 9 ऑपरेशनल है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो कि कहाँ पे? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। This system with more than 200 transponders in the C and Ku bands provides service to the telecommunications, television broadcasting, satellite news gathering, societal applications, weather forecasting, disaster warning and search and rescue operation। जो सिस्टम है इनसैट का, ठीक है, ये लगभग 200 इसमें 200 ट्रांसपॉन्डर्स हैं, ठीक है। ये सी एंड क्यू बैंड में ऑपरेट करता है और जितने भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, टेलीकम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग का, सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग, ठीक है, सोसाइटल एप्लीकेशंस, वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर वार्निंग में, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में इसका बहुत ज़्यादा बड़ा हेल्प है, ठीक है। अब है नेक्स्ट हमारे पास अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। इसरो हैज़ डेवलप्ड एंड लॉन्च्ड मैनी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स स्टार्टिंग विद IRS-1A इन 1988। इसरो ने अब तक बहुत सारे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। जो पहला जो लॉन्च हुआ था अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट वो कौन सा था? IRS-1A, जो कि 1988 में लॉन्च हुआ था। करेंटली फॉलोइंग आर द मेजर ऑपरेशनल सैटेलाइट्स। तो अभी जो करंट में कौन कौन से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं? सन में है, सन के सिंक्रोनस ऑर्बिट में रिसोर्स सेट, ठीक है, कार्टोसैट, रीसैट 1 and 2, ओशन सेट, मेघा ट्रॉपिक्स, सरल एंड एस कैट सेट 1, ठीक है। इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इनसैट 3D, कल्पना एंड इनसैट 3A, इनसैट 3DR। तो ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में, ये किस में? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। Data received from these satellites are used for agriculture, water resources, urban planning, rural development, mineral prospecting, environment, forestry, ओशन रिसोर्सेज एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो जो भी डाटा रिसीव होता है जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स का, उसका यूज़ कहाँ पे होता है? एग्रीकल्चर में, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने में, अर्बन प्लानिंग में, रूरल डेवलपमेंट में, मिनरल प्रोस्पेक्टिंग में, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट्री में, ओशन रेस्क्यू रिसोर्सेज में, ठीक है, और डिजास्टर मैनेजमेंट में। आगे बढ़ते हैं। अब है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट्स, ठीक है। तो इसरो लॉन्च द फर्स्ट इंडियन हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट इन सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट एट अराउंड 640 किलोमीटर इन नवंबर 2019 फ्रॉम PSLV C43। इसरो ने जो पहला अपना इंडियन हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट जो लॉन्च किया था कहाँ पे? सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में, ठीक है, जो कि 640 किलोमीटर के मतलब हाइट पे, एल्टीट्यूड पे, नवंबर 2018 में, किससे? PSLV C43 से। Satellite is used for Earth observation in applications related in agriculture, forestry, geology, assessment of coastal areas and environmental studies। जो भी सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होता है वो किस लिए यूज आता है? एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, जियोलॉजी में, ठीक है, कोस्टल जोन को असेस करने में और environmental studies में। The HYSIS technology consists of a combination of digital imaging and spectroscopy। तो HYS टेक्नोलॉजी जो है वो किसका कंसिस्ट होता है? डिजिटल इमेजिंग का और स्पेक्ट्रोस्कोपी का। इट एम्स टू स्टडी द अर्थ सरफेस इन द विजिबल, नियर इंफ्रारेड एंड शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये इसका क्या मतलब, ये क्या पर्सपेक्टिव क्या है इस HYSIS का कि अर्थ सरफेस होता है यहाँ से क्लियरली विजिबल होता है और यहाँ से कौन से रेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन गैदर करता है? इंफ्रारेड रेस से, ठीक है, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। The hyperspectral or HyPEX imaging is said to enable distinct identification of objects, material or processes on Earth by reading the spectrum for each pixel of a scene from space। तो hyperspectral या HyPEX imaging जो है ये क्या करता है? अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को इनेबल करता है, हम उसको देख पाते हैं, मटेरियल को प्रोसेस करता है अर्थ में और स्पेक्ट्रम्स को रीड करता है, ठीक है, हर एक पिक्सल बाई पिक्सल। अब है नेविगेशन सैटेलाइट्स। Satellite navigation system is a system of satellite that is used to locate latitude, longitude, altitude, velocity and time information। सैटेलाइट नेविगेशन सैटेलाइट का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम? किसी भी जो शिप है या फिर कोई भी एयरक्राफ्ट है उसका
लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है ना, क्या वेलोसिटी है, किस एल्टीट्यूड पे वो मतलब चल रहा है, ये सबको हम मेजर करने के लिए नेविगेशन सैटेलाइट का यूज़ करते हैं। द टू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स ऑफ इसरो आर गगन एंड IRNSS। तो या फिर इसको हम नाविक भी कहते हैं। तो इंडिया का जो दो अपना इसरो का जो नेविगेशन सैटेलाइट वो कौन कौन सा है, गगन और IRNS, ठीक है, इसको नाविक भी कहते हैं। फिर GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। तो गगन का फुल फॉर्म क्या है, GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS इज द कोर कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट प्रोवाइडिंग सिग्नल्स फ्रॉम स्पेस ट्रांसमिटिंग पोजिशनिंग एंड टाइमिंग डाटा। तो GPS जो है वो कह सकते हैं वर्ल्ड वाइड में एक कोर मतलब सोर्स है, जिससे कि हम पोजिशनिंग या टाइम डाटा सब कुछ हम जैसे कि हम देख पाते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग अपना लोकेशन देखते हैं GPS से, ठीक है। तो ये एक क्या है, ये ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स जो है ये सारे फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करते हैं। गगन इज़ एन ऑगमेंटेड सिस्टम विच ऑगमेंट्स द GPS कॉन्स्टलेशन बाय इम्प्रूविंग एक्यूरेसी, अवेलेबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड इंटीग्रिटी। तो गगन जो है वो क्या करेगा, GPS के थ्रू ही और ज़्यादा एक्यूरेट डाटा को देने का ये ट्राई करेगा, ठीक है। गगन करेक्ट्स फॉर GPS सिग्नल एरर्स काउज्ड बाय आइनोस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस, टाइमिंग एंड सैटेलाइट ऑर्बिट एरर्स। गगन जो है उसमें जो भी एरर आते हैं GPS में, उसको वो करेक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये एरर किसकी वजह से हो सकता है, आयोनोस्फेरिक डिस्टर्बेंस की वजह से, टाइमिंग की वजह से, ठीक है, सैटेलाइट ऑर्बिट एरर की वजह से, तो वो उसको दूर करेगा गगन सिस्टम। This is achieved by sending corrections and integrity information for GPS satellite through geostationary satellite to its user। और इसको करेक्ट कैसे किया जाएगा, हम इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे कहाँ से, जियो स्टेशन सैटेलाइट से कहाँ तक, यूज़र तक। दस गगन इज अ सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेड सिस्टम, इट वॉज डेवलप्ड जॉइंटली बाय इसरो एंड एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो कह सकते हैं कि गगन जो है एक सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है, जो कि किसने डेवलप किया है, इसरो और ये एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। इट प्रोवाइड सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सर्विसेज with accuracy and integrity required for civil aviation applications. It can also be used for maritime and land transport। तो ये जो है गगन सिस्टम जो है ये सैटेलाइट्स को नेविगेशन सर्विसेज में हेल्प करता है, वो भी एक्यूरेसी अचीव करने में, इंटीग्रिटी है ना, जो भी रिक्वायर्ड इंटीग्रिटी है सिविल एविएशन के फील्ड में, उसमें ये इंप्रूवमेंट करता है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं मैरीटाइम में भी या लैंड ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ किया जा सकता है। गगन हैज़ इंडिजिनस जियोस्टेशनरी सैटेलाइट GSAT-8, GSAT-10 एंड GSAT-15 ब्रॉडकास्टिंग द SBS सिग्नल्स। गगन को जो सिग्नल प्रोवाइड करेगा वो कौन कौन से सैटेलाइट्स हैं, वो है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, जैसे कि GSAT-8, GSAT-10, GSAT-15, ठीक है, और ये सारे SBS सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेंगे। गगन फुटप्रिंट्स एक्सपेंड फ्रॉम अफ्रीका टू ऑस्ट्रेलिया। गगन का जो फुटप्रिंट है वो कहाँ तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, अफ्रीका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक। फिर इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS। IRNSS इंडिपेंडेंट इंडियन सैटेलाइट बेस्ड पोजिशनिंग सिस्टम फॉर क्रिटिकल नेशनल एप्लीकेशंस। तो IRNSS जो है एक इंडिपेंडेंट इंडियन सैटेलाइट बेस्ड पोजिशनिंग सिस्टम है, किसके लिए, क्रिटिकल नेशन एप्लीकेशंस के लिए। द IRNSS कॉन्स्टलेशन वॉज नेम्ड एज नाविक। जो IRNSS कॉन्स्टलेशन है इसको हम लोग और क्या कहते हैं, नाविक। नाविक का मतलब नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। ISRO has built a total of 9 satellites in the IRNSS series, of which 8 are currently in orbit. 3 of the satellites are in geostationary orbit, while the remaining in geosynchronous orbits। तो इसरो ने अब तक इस सीरीज में मतलब नाविक के लिए लगभग 9 सैटेलाइट को लॉन्च करना है इसरो में, जिसमें कि 8 जो है वो करेंटली ऑर्बिट में है, जो कि वर्किंग है। उसमें से 3 जो है वो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में है और बाकी 5 जो हैं अभी वो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स में है। The 8 operational satellites in the IRNSS series are IRNS 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G और 1I। तो जो 8 जो ऑपरेशनल सैटेलाइट है IRSS सीरीज का, वो कौन कौन सा है, IRNSS 1A, 1B, 1C, D, E से लेकर के I तक, ठीक है। ड्यू टू फेलियर ऑफ द एटॉमिक क्लॉक इन IRNS 1 IRNS 1I was launched as its replacement, thus effectively नाविक it is constellation of 7 satellites। तो IRNS 1 जो है, ठीक है, इसमें कुछ डिफेक्ट्स आ गए थे, इसके रिप्लेसमेंट के लिए IRNS 1I को लॉन्च किया गया था। हम कह सकते हैं कि इफेक्टिवली अभी तक मतलब 7 सैटेलाइट है जो वो काम कर रहे हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड रिलायबल पोजिशन, नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विसेज ओवर इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। तो इस जो नाविक प्रोग्राम का जो मेन पर्पस है वो क्या है कि हम एक रिलायबल पोजीशन, नेविगेशन सिस्टम या टाइमिंग सर्विस प्रोवाइड कर सके इंडिया के साथ साथ उसके नेबरिंग कंट्रीज़ को भी, ठीक है। नेबरिंग कंट्री इन द सेंस कि इंडिया से के बॉर्डर से लेके 1500 किलोमीटर तक के रेंज तक।
The IRNSS will provide basically two types of services, स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम और रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। तो IRNS जो है मतलब नाविक सिस्टम जो है ये दो तरीके के सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा। एक तो स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम जिसको हम SPS कहेंगे और दूसरा क्या है रेस्ट्रिक्टेड सर्विस जिसको हम RS कहेंगे। SPS is provided to all the users and RS which is an encrypted service is provided only to the authorized users। तो SPS जो होगा स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस ये सबको प्रोवाइड होगा, मतलब जनरली सबको प्रोवाइड होगा सारे यूज़र्स को, लेकिन RS जो है रेस्ट्रिक्टेड सर्विस सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर्स को ही प्रोवाइड किया जाएगा। द IRNS सिस्टम इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अ पोजिशन एक्यूरेसी ऑफ बेटर देन 20 मीटर इन द प्राइमरी सर्विस एरिया। तो IRNS सिस्टम जो है इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो पोजिशनिंग एक्यूरेसी होगा ना वो 20 मीटर से भी ज़्यादा होगा एक प्राइमरी सर्विस एरिया में। अब नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड, तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो अभी क्या नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स का क्या स्टेटस है। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट GPS इज़ अ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ऑफ 24 सैटेलाइट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय यूनाइटेड स्टेट। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है ये ग्लोबल ई नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो कि 24 सैटेलाइट्स का कह सकते हैं कि एक ग्रुप है, ठीक है, जो कि इसको कौन ऑपरेट करता है, यूनाइटेड स्टेट्स। BRDO Navigation Satellite System (BDS) is a regional navigation satellite developed by China. It is being expanded to provide global coverage. तो BDAO जो नेविगेशन सैटेलाइट है BDS, ठीक है, ये चाइना का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट है जो कि चाइना प्रोवाइड करता है और अभी इसका एम है कि पूरे वर्ल्ड में इसको एक्सपांड करना। Galileo is a global navigation satellite system owned and operated by the European Union. It completed the launch of 24 plus satellites in 2021. गैलीलियो जो है ये यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ का अपना ग्लोबल सिस्टम है, पूरा नेविगेशन सिस्टम है जिसको कि इसने 24 से ज़्यादा सैटेलाइट्स को लॉन्च किया कब 2021 में। ग्लोनास इज़ ए ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम ऑफ रशिया, इट इज़ फुल्ली ऑपरेशनल विद 24 प्लस सैटेलाइट्स। तो ग्लोनास जो है ये रशिया का ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है जो कि फुल्ली ऑपरेशनल है, इसने भी 24 प्लस सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है इसके लिए। क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम इज़ अ रीजनल नेविगेशन सिस्टम ऑफ जापान, इट कॉम्प्लीमेंट्स GPS टू इम्प्रूव कवरेज इन ईस्ट एशिया एंड ओशिनिया। तो क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम जो है ये किसका है, जापान का रीजनल नेविगेशन सिस्टम है जो कि GPS को कॉम्प्लीमेंट करता है ये पैसिफिक रीजन, ओशिनिया वाले रीजन में और ईस्ट एशिया में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ठीक है। अब सम एप्लीकेशन ऑफ IRNSSR, तो इंडिया का जो नाविक चीज़ है, नाविक मतलब IRNSS जो है इसका क्या एप्लीकेशन है। इसका फर्स्ट तो है कि इसमें यूज़ आएगा टेरेस्ट्रियल, एरियल एंड मरीन नेविगेशन में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, व्हीकल ट्रैकिंग एंड फ्लीट मैनेजमेंट में, इंटीग्रेशन विद मोबाइल फोन्स, प्रिसीजन टाइमिंग, मैपिंग एंड जियोडेटिक डाटा कैप्चर। फिर टेरेस्ट्रियल नेविगेशन एड फॉर हाइकर्स एंड ट्रैवलर्स, विजुअल एंड वॉइस नेविगेशन फॉर ड्राइवर्स। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिया का जो अलग अलग नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं और कैसे कब लॉन्च किया गया, किस लॉन्च व्हीकल से और कौन से ऑर्बिट में, ठीक है। तो पहला हमारे पास है IRNSS-1I, ठीक है, जो कि लेटेस्ट जो कि लॉन्च किया गया था 12 अप्रैल 2018 में। इसका लॉन्च व्हीकल था PSLV C14 और इसको लॉन्च कहाँ पे किया गया, GSO में ना, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। अभी IRNSS-1H ये लॉन्च अनसक्सेसफुल रहा, इसको लॉन्च किया गया था 31 अगस्त 2017 में। लॉन्च व्हीकल था PSLV C39, ठीक है। अब IRNSS-1G इसको लॉन्च किया गया था अप्रैल 28, 2016 में PSLV C33 के द्वारा GEO में, ठीक है। IRNS-1F इसको लॉन्च किया गया था 10 मार्च 2016 को PSLV C32 से GEO में। IRNS-I-1E इसको लॉन्च किया गया था 20 जनवरी 2016 को PSLV C31 में, GSO में भी जो है, ठीक है। अब IRNS-1D जिसको लॉन्च किया गया था मार्च 18, 2015 में। ये लॉन्च कहाँ से हुआ था, PSLV C27 से, ये अभी GSO में है, ठीक है। फिर IRNS-1C इसको लॉन्च किया गया था 2014 में अक्टूबर 16 को PSLV C26 के द्वारा जो कि अभी GEO में है। फिर IRNS-1B इसको 2014 में लॉन्च किया गया था 4 अप्रैल को PSLV C24 के द्वारा, अभी ये GSO में है। फिर IRNS-1A इसको लॉन्च किया गया था जुलाई 1, 2013 में PSLV C22 के द्वारा, अभी ये GSO में है। नेक्स्ट हमारे पास है स्मॉल सैटेलाइट्स। तो स्मॉल सैटेलाइट इज अ सैटेलाइट ऑफ लो मास एंड साइज यूजुअली अंडर 500 kg।
तो स्मॉल सैटेलाइट हम उसको बोलेंगे जिसका कि मास या साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है। इसका जो वेट होता है वो लगभग 500 kg का होता है। इट इज़ डेवलप्ड टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर स्टैंड अलोन पेलोड्स फॉर अर्थ इमेजिंग एंड साइंस मिशंस विद इन अ क्विक टर्न अराउंड टाइम। तो इसे स्मॉल सैटेलाइट का क्या पर्पस होता है कि हम अच्छे से जो है अर्थ के बारे में स्टडी कर पाएँ और कोई भी साइंस मिशन जो है पर्टिकुलर किसी साइंस मिशन के लिए इसको लॉन्च करते हैं। अब बेस्ड ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेलोड्स स्मॉल सैटेलाइट्स आर डेवलप्ड एंड कॉन्फ़िगर्ड इन 2 काइंड्स ऑफ बसेस। तो जिस तरीके से इसमें कैसे कौन कौन से पेलोड्स हैं सैटेलाइट्स में, उसके बेसिस पे हम इसको दो तरीके से हम डेवलप करते हैं। तो एक तो है कि हमारे पास ये हाउसिंग के लिए, ठीक है, हाउसिंग द पेलोड्स। फर्स्ट है इसरो का स्मॉल सैटेलाइट, इसको फर्स्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोसैट। तो माइक्रोसैट इज़ अ स्मॉल सैटेलाइट इन द 100 kg क्लास IMS-1 बस लॉन्च्ड ऑन जनवरी 12, 2018। तो माइक्रोसैट क्या है, एक स्मॉल सैटेलाइट है जो कि 100 kg क्लास का होता है, मीन्स 100 kg का पेलोड होता है इसमें। इसको पहली बार लॉन्च किया गया था 12 जन 2018 को। This is a technology demonstrator and a forerunner for future satellite of the series. The satellite bus is modular in design and can be fabricated and tested independently for payload. तो इसके क्या है, ये काफ़ी इसको इंडिपेंडेंटली लॉन्च किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी मतलब हल्के होते हैं, ठीक है, 100 kg के ही होते हैं, तो कि सेपरेटली किसी काम के लिए इसको लॉन्च किया जाता है। अब यूथसेट, इट इज़ अ ज्वाइंट इंडो रशियन स्टेलर एंड एटमॉस्फेरिक सैटेलाइट मिशन विद द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट। यूथसेट क्या है, ये इंडिया और रशिया का ज्वाइंट वेंचर है जिसमें कि स्टूडेंट के द्वारा जो ये मिशन सैटेलाइट है इसको लॉन्च किया जाएगा। यूथसेट मिशन इंटेंड्स टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन सोलर वेरिएबिलिटी एंड थर्मोस्फेयर आयनोस्फेयर चेंजेस। यूथसेट मिशन का क्या पर्पस है कि हम इस रिलेशनशिप को इन्वेस्टिगेट करेंगे कि सोलर वेरिएबिलिटी जो है वो थर्मोस्फेयर आयनोस्फेयर से कैसे रिलेटेड है। अब है इमीसैट, इट इज़ सैटेलाइट बिल्ट बाय इसरो ऑन IMS-2 क्लास। तो इमीसैट जो है ये सैटेलाइट जो कि इसरो द्वारा बनाया गया है IMS-2 क्लास का है। इमीसैट वाज लॉन्च्ड in its intended sun synchronous polar orbit of 748 किलोमीटर हाइट ऑन अप्रैल 1, 2019। तो इमीसैट को कब लॉन्च किया गया था, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में 1 अप्रैल 2019 को, जो कि 748 किलोमीटर के हाइट पे है। इट इज़ इंटेंडेड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मेजरमेंट एंड टू रीड द लोकेशन ऑफ रडार एमिटर्स बोथ ग्राउंड एंड नेवल। और इमीसैट का पर्पस क्या है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स को मेज़र करें, उसके लोकेशंस को रीड करें, रडार एमिटर्स को ग्राउंड लेवल पे भी और नेवल लेवल पे भी। इंडियन मिनी सैटेलाइट 1 IMS-1। तो इंडियन मिनी सैटेलाइट 1 IMS-1 bus has been developed as a versatile bus for 100 kg class which includes a payload capability of around 30 kg। तो IMS-1 बस जो है इसको डेवलप किया गया था 100 kg क्लास में, जिसमें कि पेलोड का कैपेबिलिटी जो होता है वो 30 kg का होता है। इट हैज़ बिन डेवलप्ड यूजिंग वेरियस मिनिचराइजेशन टेक्निक। इसको बहुत ही अलग अलग मिनिचराइजेशन टेक्निक के अंदर इसको बनाया गया था। The first mission of the IMS-1 series was launched successfully on April 28, 2008 as a co-passenger along with Cartosat 2A। तो फर्स्ट मिशन जो IMS-1 सीरीज का लॉन्च हुआ था वो अप्रैल 28, 2008 का हुआ था और ये किसी दूसरे एयरक्राफ्ट के साथ गया था, कार्टोसैट 2A के साथ, ठीक है, एज ए को पैसेंजर। फिर इंडियन मिनी सैटेलाइट 2 IMS-2 bus evolved as a standard bus of 400 kg class which includes a payload capability of around 200 kg। तो IMS-2 जो है ये एक स्टैंडर्ड बस था जो कि 400 kg क्लास का था, जिसमें कि 200 kg का पेलोड था। IMS-2 is envisaged to be a workhorse for different types of remote sensing application। तो IMS-2 जो है एक तरीके से कह सकते हैं ये वर्क हॉर्स है अलग अलग रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन के लिए। The first mission of IMS-2 is SARAL, a cooperative mission between ISRO and French Space Agency CNES। तो इसका जो पहला मिशन था IMS-2 का वो था कौन सा, सरल, जो कि एक कोऑपरेटिव मिशन था इसरो और फ्रेंच स्पेस एजेंसी के बीच में। अब है हमारे पास इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस। तो इंडिया जो है वो स्पेस को कैसे एक्सप्लोर कर रहा है, उसमें कौन कौन से मिशंस को भेजा है। तो पहला एस्ट्रोसैट। तो एस्ट्रोसैट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी। दिस मिशन endeavors फॉर अ मोर डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर यूनिवर्स। तो एस्ट्रोसैट जो है वो इंडिया का पहला मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है और इस मिशन का जो पर्पस है या इस मिशन का जो मोटो है वो क्या है कि हम अपने यूनिवर्स के बारे में और अच्छे से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ले पाएँ। द एस्ट्रोसैट मिशन इनेबल्स द साइमल्टेनियस मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशन
ऑफ वेरियस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट विथ अ सिंगल सैटेलाइट। तो एस्ट्रोसैट मिशन से क्या होगा कि हम बहुत सारे वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर पाएंगे, लाइक एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड्स का, वे भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके एक ही सैटेलाइट का यूज़ से, ठीक है। अभी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्ट्रोसैट्स इंक्लूड, एस्ट्रोसैट का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। तो फर्स्ट है टू स्टडी स्टार बर्थ रीजन्स एंड हाई एनर्जी प्रोसेसेस इन स्टार सिस्टम। तो इसका पर्पस है एस्ट्रोसैट का कि हम कैसे कोई भी स्टार का जो बर्थ है उसको देखें, कहाँ पे बर्थ हो सकता है स्टार का, न्यू स्टार्स का फॉर्मेशन कहाँ पे हो सकता है, और सोलर सिस्टम में क्या क्या हाई एनर्जी प्रोसेसेस हो रहे हैं। टू एस्टिमेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ न्यूट्रॉन स्टार्स, न्यूट्रॉन स्टार का मैग्नेटिक फील्ड को एसेस करना। टू अंडरस्टैंड हाई एनर्जी प्रोसेसेस इन बाइनरी स्टार सिस्टम कंटेनिंग न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल्स। और इसके थ्रू हम क्या करेंगे, हाई एनर्जी प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करेंगे जो कि बाइनरी स्टार सिस्टम में होता है, जिसमें कि न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल्स होते हैं। टू परफॉर्म अ लिमिटेड डीप फील्ड सर्वे ऑफ द यूनिवर्स इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। और इसका ये भी पर्पस है कि हम एक लिमिटेड डीप फील्ड सर्वे करें कहाँ पे, यूनिवर्स में, अल्ट्रावायलेट रीजन्स में। एस्ट्रोसैट was launched in September 2015 by PSLV C-30 into a 650 किलोमीटर ऑर्बिट inclined at an angle of 6 डिग्री to the equator। तो एस्ट्रोसैट जो है इसको लॉन्च किया गया था फर्स्ट टाइम 2015 में PSLV C-30 के द्वारा, ठीक है। और कितने हाइट पे, 650 किलोमीटर के ऑर्बिट में, जो कि 6 डिग्री इंक्लाइन था इक्वेटर से। एस्ट्रोसैट कंप्लीटेड इट्स 5 ईयर मिशन लाइफ ऑफ इन 2020 एंड इज स्टिल ऑपरेशनल। और एस्ट्रोसैट का जो पूरा लाइफ स्पेन है 5 ईयर का, वो कंप्लीट कर चुका है और 2020 में ही, और लेकिन ये अभी तक भी क्या है, ऑपरेशनल है। The spacecraft control center at Mission Operations Complex of ISRO Telemetry Tracking and Command Network, Bengaluru manages the satellite during its mission life। तो जो स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल सेंटर एट मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स, जो इसरो का टेलीमेंट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क है बेंगलोर में, वो मैनेज करता है कि सैटेलाइट जो है वो कहाँ पे है, कैसे है, ठीक है, क्या क्या फंक्शंस कर रहा है जब वो मिशन पीरियड में होता है। Data gathered from एस्ट्रोसैट is then processed, archived and distributed by Indian Space Data Center, बेंगलोर। और जो भी डाटा उससे एस्ट्रोसैट से हमें मिला, उस डाटा को प्रोसेस करने का काम, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम क्या है, किसका है, इंडियन स्पेस साइंस डाटा सेंटर, जो कि बेंगलोर में है। अभी मार्स ऑर्बिटर मिशन, वॉर्म मिशन, ठीक है, जो कि बहुत फेमस है। तो मार्स ऑर्बिटर मिशन ऑल्सो नोन एज मंगलयान इज इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन टू प्लैनेट मार्स विद एन ऑर्बिटर क्राफ्ट डिजाइन टू ऑर्बिट मार्स इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है वो, इसको हम मंगलयान मिशन भी कहते हैं, ठीक है। ये इंडिया का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन है जो कि मार्स में भेजा गया था, और एक ऑर्बिटर क्राफ्ट से, जो ऑर्बिटर जो कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट कर रहा था, ठीक है। Marking India's first venture into interplanetary space, MOM will explore and observe Mars surface features, morphology, mineralogy and the Martian atmosphere। तो ये इंडिया का पहला वेंचर था इंटरप्लैनेटरी स्पेस में, ठीक है। और ये जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है, ये क्या किस किस चीज़ों को एक्सप्लोर या ऑब्जर्व करेगा मार्स के सरफेस पे, उसकी मॉर्फोलॉजी को, ठीक है, वहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स हैं या वहाँ का क्या एटमॉस्फेयर है, इसको, ठीक है। फर्दर स्पेसिफिक रिसर्च फॉर द मीथेन इन द मार्शियन एटमॉस्फेयर विल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉसिबिलिटी और द पास्ट एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द प्लेनेट। उसके बाद क्या होगा, जब ये सब कुछ सरफेस या फिर एटमॉस्फेयर, ये सब कुछ जब ये स्टडी करने के बाद मार्शियन एटमॉस्फेयर को ये स्टडी करेगा, ठीक है, जहाँ की, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मीथेन है, तो उससे पता चल सकता है कि हमें वहाँ पे लाइफ का एग्जिस्टेंस है, फ्यूचर में हो सकता है या पास्ट में था या नहीं। The enormous distances involved in the interplanetary missions present a demanding challenge. Developing and mastering the technologies essential for these missions will open endless possibilities for space exploration। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे इंटरप्लैनेटरी मिशंस होते हैं, ठीक है, थोड़ा ये चैलेंजिंग भी होता है, लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी को अभी ही इसको एडवांस कर लेते हैं, उसको मास्टर कर लेते हैं, तो जो स्पेस एक्सप्लोरेशन का जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। अबे हाउ मंगलयान रिच्ड मार्स। तो मंगलयान मिशन जो है वो मार्स पे पहुंचा कैसे था। तो इसरो यूज्ड ह्यूमन ट्रांसफर ऑर्बिट और मिनिमम एनर्जी ट्रांसफर ऑर्बिट टू सेंड द स्पेसक्राफ्ट फ्रॉम अर्थ टू मार्स विद द लिस्ट अमाउंट ऑफ फ्यूल पॉसिबल। तो इसरो ने जो भेजा था ना मंगलयान को, वो भेजा था ह्यूमन ट्रांसफर ऑर्बिट से, जिससे कि मिनिमम एनर्जी ट्रांसफ़र ऑर्बिट भी कहते हैं, और इसमें बहुत ही कम एनर्जी से मतलब कम से कम फ्यूल जितना यूज़ हो सकता है, इस उतना ही कम फ्यूल यूज़ करके इसको भेजा गया था। द स्पेस क्राफ्ट इज इंजेक्टेड इनटू एन एलिप्टिक पार्किंग ऑर्बिट वाया लॉन्चर। और एक लॉन्चर के द्वारा स्पेस क्राफ्ट को कहाँ पे लॉन्च किया गया था, एलिप्टिक पार्किंग ऑर्बिट में। द स्पेस क्राफ्ट वॉज ग्रेजुअली मैन्यूवर्ड इनटू अ डिपार्चर हाइपरबोलिक ट्रेजेक्टरी विथ विच इट escapes फ्रॉम द अर्थ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस
द SOI ऑफ अर्थ एंड्स एट 918,347 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो स्पेस क्राफ्ट जो है वो फिर बाद में क्या हुआ कि वो डिपार्चर किया हाइपरबोलिक ट्रेजेक्ट्री में, ठीक है, और वो फिर अर्थ के स्फीयर से वो वहाँ से स्केप किया, ठीक है। और SOI जो है मतलब स्फीयर, अर्थ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसको SOI भी कहते हैं, ये कहाँ तक फैला हुआ है? 9,18,347 किलोमीटर, जो कि सरफेस, अर्थ के सरफेस के ऊपर, ठीक है। द स्पेस क्राफ्ट लीव्स अर्थ इन द डायरेक्शन टेंजेंशियल टू अर्थ ऑर्बिट एंड एनकाउंटर्स मार्स टेंजेंशियली टू इट्स ऑर्बिट। इसके स्पेस क्राफ्ट जो है वो अर्थ का जो ऑर्बिट है उसके टेंजेंट के अलावा इसको छोड़ा, फिर वो मार्स के ऑर्बिट में जाके एंटर किया। द स्पेस क्राफ्ट अराइव एट द मार्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अराउंड 5,73,473 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ मार्स इन हाइपरबोलिक ट्रेजेक्ट्री। जो स्पेस क्राफ्ट है, ठीक है, मार्स स्फीयर जो इफ इन्फ्लुएंस, वो मार्स पे पहुंचता है कौन से? हाइपरबोलिक ट्रेजेक्ट्री में। एट द टाइम ऑफ स्पेस क्राफ्ट रिचेज द क्लोजेस्ट अप्रोच टू मार्स, इसको पेरियापिस, इट इज़ कैप्चर्ड इनटू प्लैंड ऑर्बिट अराउंड मार्स बाय इम्पार्टिंग द मार्स ऑर्बिट इंसर्शन मैन्यूवर। तो जब ये स्पेस क्राफ्ट पहुँचा कहाँ पे? मार्स ऑर्बिट के अलॉन्ग, फिर इसको एक प्लान्ड ऑर्बिट के थ्रू जो है इसको कैप्चर कर लिया गया मार्स के ऑर्बिट में, ठीक है। वो क्या था? मार्स ऑर्बिट इंसर्शन मैन्यूवर। MOM has been configured to carry out observations of physical features of Mars and carry out limited study of Martian atmosphere with following 5 payloads। तो ये जो मार्स पे जो मिशन है, ठीक है, मंगलयान मिशन, ये बहुत सारे फिजिकल फीचर्स ऑफ मार्स को स्टडी करता है ना, लिमिटेड स्टडी करता है मार्सन एटमॉस्फेयर का, और ये 5 पेलोड्स के बारे में स्टडी करता है, लाइक मार्स कलर कैमरा, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, ये इन सारे पेलोड्स को लेके गया था एक्चुअली, ठीक है। मीथेन सेंसर फॉर मार्स, तो इन सबको ये लेकर गया था, ये पेलोड है इसके। और क्या है यहाँ पे? और है मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर और लाइमन अल्फा फोटोमीटर, ये इन सब पेलोड्स को लेके गया था। MOM was launched by the PSLV C-25 rocket on November 5, 2013. It successfully got inserted into the Martian orbit on September 24, 2014 after more than 300 days। तो MOM मिशन को जो लॉन्च किया गया था वो PSLV C-35 द्वारा लॉन्च किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि MOM मिशन को, मार्स ऑर्बिटर मिशन को किससे लॉन्च किया गया था? तो PSLV C-25 रॉकेट से। कब? 5 नवंबर 2013 को। लेकिन फिर जाके अपने ऑर्बिट में कब इंसर्ट हुआ? 24 सितंबर 2014 को, लगभग 300 डेज़ के बाद। इंडिया इज़ द फर्स्ट एशियन नेशन टू रीच द मार्स ऑर्बिट एंड द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू अचीव इट ऑन इट्स फर्स्ट अटैम्प्ट। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया जो है वो एशिया कंटिनेंट में फर्स्ट कंट्री जो कि मार्स ऑर्बिट में पहुंचा है, और पूरे वर्ल्ड में पहला नेशन है जो कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मार्स में पहुंच गया। The success of this mission brings India into an elite club of Martian explorers that includes the US, European Space Agency and erstwhile Soviet Union। तो ये जो इस सक्सेस के बाद इंडिया भी एक एलिट क्लब में इंक्लूड हो जाता है, जिसमें कि US हैं, यूरोपियन यूनियन का स्पेस एजेंसी है, फिर सोवियत यूनियन का जो स्पेस एजेंसी है, ठीक है। अबे कैसे मार्स में पहुंचा था ये पूरा सैटेलाइट, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या हुआ कि मार्स, तो एक सेकेंड, तो पहले तो यहाँ से डिपार्चर होगा, ठीक है, इस तरह से। फिर वो जाएगा कहाँ पे? अर्थ एट MOI में, है ना। फिर ये अर्थ के ऑर्बिट जाएगा अर्थ एट MOI में। फिर ये स्पेस क्राफ्ट के ट्रैजेक्टरी को छोड़ के बाहर जाएगा, ठीक है। फिर ये मार्स के ऑर्बिट में जाकर इंसर्ट होगा। नेक्स्ट, चंद्रयान 1। It was the India's first mission to the moon. It was launched using the PSLV C-11 on October 23, 2008 from the सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। चंद्रयान 1 जो है इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? PSLV C-11 के द्वारा। और ये इंडिया का पहला मिशन था जो कि मून पे भेजा गया था। ये लॉन्च कब हुआ था? अक्टूबर 22, 2008 में। कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि श्रीहरिकोटा में है। The spacecraft was orbiting around the moon at a height of 100 km from the lunar surface for its chemical, mineralogical and photogeological mapping। जो स्पेसक्राफ्ट है वो अर्थ मून जो है ये लगभग 100 किलोमीटर के हाइट पर ये रोटेट कर रहा था, ठीक है, मून के लूनार सरफेस पे, और इसमें केमिकल और मिनरोलॉजिकल और फोटोजियोलॉजिकल मैपिंग के थ्रू। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट कैरिड बाय द स्पेसक्राफ्ट वेयर बिल्ट इन इंडिया, USA, UK, जर्मनी, स्वीडन एंड बुल्गारिया। जो भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो कि कैरी कर रहा था ये स्पेस क्राफ्ट, वो जो सारे सामान थे वो कुछ USA में, कुछ इंडिया में, कुछ UK में, जर्मनी, स्वीडन या बुल्गारिया में बने हुए थे। द मिशन कैरिड 5 साइंटिफिक पेलोड्स फ्रॉम इंडिया। और जो ये मिशन है उसमें 5 तरीके के पेलोड्स थे इंडिया से। पहला है तराइन मैपिंग कैमरा, ठीक है, विच प्रोवाइडेड अ हाई रेजोल्यूशन मैप ऑफ द मून।
हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजेस विच परफॉर्म मिनरोलॉजिकल मैपिंग, lunar laser ranging instrument which returned information about the moon's topography. नेक्स्ट है हमारे पास हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर विच एग्जामिन रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स ऑन द सरफेस. फिर है मून इम्पैक्ट प्रोब विच वॉज इंटेंशनली क्रैश्ड इनटू द मून साउथ पोल. द डेब्रिस फ्रॉम इट्स इम्पैक्ट एडेड चंद्रयान-1 इन इट्स रिसर्च फॉर लूनार वाटर. तो फिर जो मून इम्पैक्ट प्रोब है, ठीक है, जिसको कि बाद में क्रैश कर दिया गया मून के साउथ पोल पे, उसका जो डेब्रिस है, ठीक है, चंद्रयान-1 का, वो लूनार पे वाटर का जो सर्च में, लेकिन वो काम नहीं आ पाए. ठीक है. After the successful completion of all the major missions objectives, the orbit was raised to 200 किलोमीटर in May 2009. जब इसका सक्सेसफुल कंप्लीशन हो गया सारे मिशंस ऑब्जेक्टिव्स का, तो फिर इसको 200 किलोमीटर तक रेज कर देगा मई 2009 में. दिस मिशन वाज कंक्लूडेड व्हेन द कम्युनिकेशन विद द स्पेसक्राफ्ट वाज लॉस्ट ऑन 29 अगस्त 2009. लेकिन इस स्पेसक्राफ्ट से हमारा कम्युनिकेशन जो टूट गया वो कब, 29 अगस्त 2009 को. इस वजह से अब वो स्पेसक्राफ्ट जो है कंक्लूड हो गया ये पूरा मिशन. अब चंद्रयान-2. चंद्रयान-2 वाज इंडिया सेकेंड लूनार एक्सप्लोरेशन मिशन आफ्टर चंद्रयान-1. तो चंद्रयान-2 जो है वो इंडिया का सेकेंड मतलब मून मिशन था. इसको लॉन्च किया गया था GSLV-M के थर्ड से. कहाँ से, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा में है. कब, 22 जुलाई 2019 को. और ये मून के ऑर्बिट में कब पहुँचा था, 19 अगस्त 2019 को. It took a 6 weeks long journey to reach the moon. NASA's Apollo 11 mission took only 4 days 50 years ago to land humans on the moon. तो ये जो हमारा जो इसरो का जो ये मिशन था, ठीक है, चंद्रयान-2, ये लगभग मतलब 6 वीक्स का टाइम लिया वहाँ तक पहुँचने में. लेकिन इससे पहले यूएस का जो नासा का स्पेस एजेंसी है, वो लगभग मतलब अपोलो 11 मिशन जो कहता है वो बस 4 दिन में 50 साल पहले ही मून पर लैंड करा चुके थे ह्यूमन बींग को. This is because ISRO chose a circuitous route to save fuel. It took advantage of the Earth's gravity, which helped slingshot and satellite towards the moon. अब ये है कि ये जो इसरो जो हमेशा सर्किटस रूट को चूज़ करता है, क्योंकि इससे क्या होगा, फ्यूल भी बचेगा, क्योंकि ये अर्थ के ग्रेविटी का एडवांटेज लेगा. ठीक है, जिससे कि स्लिंग शॉट होगा और सैटेलाइट जो है वो मून की तरफ चला जाएगा. Satellite then stayed in the Earth orbit for 23 days before it began a series of maneuvers then took into lunar orbit. तो ये जो है ये जो स्पेसक्राफ्ट है, जो मिशन है सैटेलाइट, 23 डेज तक अर्थ के ऑर्बिट में ही रुका. फिर वो 1 बाय 1 करके मार्स मिशन में अपना इन्वॉल्व हो गया. चंद्रयान-2 comprised a fully indigenous rover, ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर प्रज्ञान. तो चंद्रयान-2 के पास सारे जितने भी चीज़ थे वो इंडिजिनस थे, लाइक ऑर्बिटर लैंडर का नाम क्या था, विक्रम. रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान. दिस मिशन एम टू एक्सपैंड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द मून थ्रू डिटेल स्टडी ऑफ इट्स टोपोग्राफी, मिनरोलॉजी, सरफेस केमिकल कंपोजिशन, थर्मोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड एटमॉस्फेयर. इस मिशन का एम क्या था कि हम अपने नॉलेज को एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, कि मून कैसे इवॉल्व हुआ, उसका कैसे ओरिजिन हुआ, और उसके टोपोग्राफी का, उसके मिनरल्स का, उसके केमिकल कंपोजिशन का डिटेल स्टडी किया जाएगा. इट ऑल्सो एम टू सर्च फॉर डिपॉजिट्स ऑफ हीलियम-3, सोर्स ऑफ वेस्ट फ्री न्यूक्लियर एनर्जी एंड इट्स पोटेंशियल फॉर माइनिंग ऑन द लूनार सरफेस. इसका ये भी एम था कि हम वहाँ पे हीलियम-3 का डिस्कवरी किए, जो कि एक वेस्ट फ्री न्यूक्लियर एनर्जी का सोर्स है. ठीक है, और कैसे हम उस चीज़ का माइनिंग कर सकते हैं लूनार सरफेस पे. इट वॉज प्लान टू हैव एन ऑर्बिटर ऑफ 100 किलोमीटर इंटू 100 किलोमीटर लूनार ऑर्बिट. Vikram lander was expected to separate from the orbiter and land at a pre-identified site at the south pole of the moon. इसका जो ये प्लान किया गया था ऑर्बिटर में ना, कि ये 100 बाय 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में जाएगा. ठीक है, जिसको कि विक्रम लैंडर जो है वो बाद में सेपरेट हो जाएगा ऑर्बिटर से. फिर वो एक पहले से आइडेंटिफाइड साइट जो कि साउथ पोल है मून का, वहाँ पे वो लैंड कर जाएगा. The Pragyan rover was expected to roll out from the lander soon after landing for investigation on the lunar surface. और उसके बाद जो प्रज्ञान रोवर है, ठीक है, वो पहले ही वहाँ से रोल आउट हो जाएगा लैंडर को छोड़ करके. वो फर्दर अपना इन्वेस्टिगेशन करेगा. While the orbiter has been placed in orbit and has a number of payloads for remote sensing the moon, the lander Vikram failed to land at the moon south pole. क्योंकि उसने बहुत सारे मतलब कह सकते हैं कि पेलोड्स लगे हुए थे रिमोट सेंसिंग के लिए मून का. इस वजह से जो विक्रम लैंडर जो है वो मून के सरफेस पे लैंड ही नहीं कर पाया उसके साउथ पोल पे. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टू द मून कैसे ये मून पे पहुँचा. ठीक है, अब एक ही चंद्रयान-2 का जो प्रज्ञान रोवर है ये, ठीक है, ये रोवर है, और ये है चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर, और ये इसका विक्रम लैंडर. ये अब काफ़ी न्यूज़ में भी सुना होगा आपने. ठीक है, चंद्रयान-2 का जो ये लैंडर था. Why was the lunar साउथ पोल चूजन फॉर चंद्रयान-2? चंद्रयान-2 के लिए लूनार साउथ पोल का ही क्यों चूज़ किया गया. ठीक है,
The moon provides the best linkage of Earth's early history. It offers an undisturbed historical record of the inner solar system environment. Extensive mapping of the lunar surface is essential to trace back the origin and evolution of the moon. तो मून का काफ़ी अच्छा लिंकेज है अर्थ की अर्ली हिस्ट्री से, ठीक है। और इस वजह से जो काफ़ी सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी हैं इसके ऊपर, तो अगर हम अच्छे से इसका स्टडी करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि साउथ पोल से कि कैसे मून का इवोल्यूशन हुआ था, कैसे इसका ओरिजिन हुआ था। एविडेंस फॉर वाटर मॉलिक्यूल डिस्कवर्ड बाय Chandrayaan-1 रिक्वायर्ड फर्दर स्टडीज ऑन द एक्सटेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस बिलो द सरफेस एंड इन टेनियस लूनार्स एक्सोस्फीयर। हमने पहले देख लिया था कि Chandrayaan-1 जो है उसने ये बताया था कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स का एविडेंस है साउथ पोल में, ठीक है। तो ये ज़रूरी था हमारे लिए कि हम वाटर मॉलिक्यूल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएं कि वहाँ का सरफेस पे कैसे वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन द सरफेस, बिलो द सरफेस और पूरा लूनार एक्सोस्फीयर में। द lunar south pole was chosen because it is especially interesting as this lunar area remains in shadow much larger than the north pole. There could be a possibility of presence of water in permanently shadowed areas around it. तो lunar south pole जो है वो हमेशा जो है वो शैडो में ही रहता है, जो कि नॉर्थ पोल से भी ज़्यादा टाइम शैडो में रहता है, इसलिए इसका पॉसिबिलिटी था कि वहाँ पे वाटर हो सकता है, ठीक है, शैडोड एरिया में। Moreover, the South Pole has craters that are cold traps and contain a fossil record of early solar system. इसके अलावा जो साउथ पोल रीजन है वहाँ पे क्रैटर्स हैं जिसमें कि काफ़ी सारे फॉसिल रिकॉर्ड हैं अर्ली सोलर सिस्टम के, इसलिए हमने साउथ पोल को ही चूज़ किया था। अब है लैग्रेंज पॉइंट्स। तो लैग्रेंज पॉइंट्स आर द पोजीशन इन स्पेस वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ अ टू बॉडी सिस्टम लाइक सन एंड द अर्थ और अर्थ एंड मून प्रोड्यूस इन्हांस्ड रीजन ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। तो लैग्रांज पॉइंट क्या है? लैग्रेंज पॉइंट जो है एक पोजीशन है स्पेस में जहाँ पे जो दो बॉडी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्ट करता है लाइक सन और अर्थ या फिर अर्थ और मून का, और वहाँ से बहुत जो इन्हांस्ड रीजन अट्रैक्शन और रिपल्सन प्रोड्यूस होता है। At this location, the combined gravitational forces of two large bodies equal the centrifugal force felt by a much smaller third body. The interaction of the forces creates a point of equilibrium where a spacecraft may be parked to make observations. और इस लोकेशन पे क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना दो लार्ज बॉडीज़ का कंबाइंड होता है, ठीक है। तो इसलिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो काफ़ी कम होता है इन कंपेरिजन टू थर्ड बॉडी। The interaction of the forces creates a point of equilibrium where a spacecraft may be parked to make observation. और इससे क्या होगा कि दो सैटेलाइट्स के बीच में एक न्यूट्रल प्लेस बन जाएगा, तो वहाँ से सैटेलाइट को पार्क करके आराम से वहाँ से ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। These points can also be used by spacecraft to reduce fuel consumption needed to remain in position. और इस पॉइंट का यूज़ स्पेसक्राफ्ट जो है वो फ्यूल कंजप्शन को कम करने में भी यूज़ कर सकते हैं। L1 refers to one of 5 points in orbital plane of the Earth's Sun system. The L1 is about 1.5 km from Earth or about 1/100th of the way to the Sun. तो L1 जो है वो एक 5 पॉइंट्स ऑर्बिटल प्लेन है अर्थ सन सिस्टम में, और L1 जो है वो लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है अर्थ से, और वो 1/100th है सन से वे का, ठीक है। L1 is home to the Solar and Heliosphere Observatory Satellite SOHO, an international collaboration project of National Aeronautics and Space Administration and the European Space Agency. तो L1 जो है वो दो ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट का होम है। वो कौन कौन सा है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा और यूरोपियन यूनियन एजेंसी ESA, ठीक है। तो ये है हमारे पास लैग्रांज पॉइंट। तो दो जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स है उसके बीच में जो एक प्लेस होगा जहाँ पे जब यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बिल्कुल कम होगी, तो यहाँ पे हम इसको स्टेबल रख करके हम आराम से इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इस साइड भी हो सकता है ये चीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास है कि आदित्य L1, ठीक है, काफ़ी रिसेंट मिशन है। आदित्य L1 जो है वो इंडिया का पहला मिशन होगा जो कि स्टडी करेगा सन को। इसको प्लेस किया जाएगा हेलो ऑर्बिट जो कि लैग्रेंज पॉइंट L1 के पास होगा द सन अर्थ सिस्टम में, ठीक है। अ सैटेलाइट प्लेस्ड इन दिस प्लेस हैज़ द मेजर एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूसली व्यूइंग द सन विदाउट एनी अकल्टेशन और एक्लिप्सेस। तो इस पोजीशन पे क्या एडवांटेज है कि यहाँ पे सन को हम आराम से हर टाइम व्यू कर सकते हैं बिना किसी एक्लिप्स के, ठीक, क्योंकि यहाँ पे एक्लिप्स नहीं होता है। आदित्य L1 विल प्रोवाइड ऑब्जर्वेशंस ऑफ सन्स फोटोस्फीयर सॉफ्ट एंड हार्ड रेज क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना विजुअल एंड NIR। तो आदित्य L1 जो है वो ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड करेगा सन के फोटोस्फेयर का जो कि सॉफ्ट और हार्ड एक्सरेज के बारे में, क्रोमोस्फेयर के बारे में जहाँ पे UV लाइट रिलीज होता है, और कोरोना के बारे में, ठीक है। इन एडिशन पार्टिकल पेलोड विल स्टडी द पार्टिकल फ्लक्स इमिनेटिंग फ्रॉम द सन एंड रीचिंग द L1 ऑर्बिट एंड द meter payload will measure the variations in magnetic field strength at the hello orbit L1.
इसके अलावा जो पार्टिकल पेलोड है वो स्टडी करेगा किसको, पार्टिकल फ्लक्स को, जो कि सन से रिलीज हो रहा है और L1 ऑर्बिट में पहुंचेगा। और इसके ये जो है मैग्नेटोमीटर पेलोड भी मेजर करेगा इन वेरिएशन टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन हेलो ऑर्बिट इन L1। नेक्स्ट मिशन है हमारे पास गगनयान। The Indian Space Research Organization is working on its Indian crewed orbital mission Gaganyaan that would take Indian astronaut to space by 2024। तो अभी इसरो का एक विज़न है कि हम इंडियंस को मतलब गगनयान के थ्रू जो है स्पेस में पहुंचा है इंडियन एस्ट्रोनॉट को। ये पहले 2024 तक का प्लान था, लेकिन अब इसको 2026 में शिफ्ट कर दिया गया विदाउट ऑफ द गवर्नमेंट फंड्स। द गगनयान इज शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च्ड विद द powerful GSLV Mk थर्ड रॉकेट by 2024 टू कमेमोरेट द 65 ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इसका पहले विजन था कि इसको लॉन्च किया जाएगा GSLV Mk थर्ड रॉकेट से 2024 में, बट ये 24 में अब लॉन्च नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये करंट का चीज़ है। इन द गगनयान कंपोजिट कैप्सूल द क्रू मॉडल इज मैटेड टू द सर्विस मॉड्यूल एंड टुगेदर दे आर कॉल्ड ऑर्बिटल क्राफ्ट। गगनयान कंपोजिट कैप्सूल में क्या होगा, एक क्रू मॉड्यूल होगा जो कि सर्विस मॉड्यूल के साथ जुड़ा होगा और दोनों जो है वो एक ऑर्बिटल क्राफ्ट का फॉर्मेशन करेगा। द सर्विस मॉड्यूल विल बी पावर्ड बाय द लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन। और जो सर्विस मॉड्यूल है उसको पावर कहाँ से मिलेगा, लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन के थ्रू। द रॉकेट GSLV विल इंजेक्ट द स्पेस क्राफ्ट इन टू एन ऑर्बिट 300 to 400 किलोमीटर अबव द अर्थ। तो जो रॉकेट है ना GSLV जो है, जो लॉन्चर सिस्टम है, वो इस स्पेस क्राफ्ट को ऑर्बिट में अर्थ से 300 से 4 किलोमीटर 300 से लेकर 400 किलोमीटर अर्थ से ऊपर इसको ऑर्बिट में छोड़ देगा। द कैप्सूल विल रोटेट अराउंड द अर्थ एवरी 90 मिनट्स एंड द एस्ट्रोनॉट विल बी एबल टू विटनेस द सनराइज एंड सनसेट। और वो जो कैप्सूल है वो अर्थ के अराउंड 90 मिनट्स तक के वेरिएशन में रोटेट करेगा। इससे जो है जो भी एस्ट्रोनॉट होंगे वो सनराइज और सनसेट को विटनेस कर पाएंगे। द एस्ट्रोनॉट विल बी एबल टू सी इंडिया फ्रॉम स्पेस एवरी 24 आवर्स। एस्ट्रोनॉट जो है वो इंडिया को देख पाएंगे 24 आवर्स को कम्प्लीटली देख पाएंगे इंडिया को। द लार्जली ऑटोनोमस स्पेस क्राफ्ट इज इंटेंडेड टू ऑर्बिट इन द लो अर्थ ऑर्बिट ऑफ 5-7 days एंड देन ब्रिंग बैक द क्रू मॉड्यूल सेफली। इसका अभी क्या मिशन है कि हम इसको यहाँ पे जो मैंड जो हमारा मिशन होगा वो 5 से 7 दिन तक का होगा और ये लो अर्थ ऑर्बिट में होगा। ठीक है, फिर हम बाद में उनको वापस हम अर्थ में सेफली लेते आएंगे। द इंडियन एस्ट्रोनॉट विल बी कॉल्ड वियो मानुट्स। Indian Air Force and ISRO have signed an MOU for crew management, selection and training of Yamuts। तो ये जो भी इंडियन एस्ट्रोनॉट जाएंगे इसमें उनको क्या बोला जाएगा, व्योमानुट्स। ठीक है, व्योमानुट्स, जो कि इसको ट्रेन कौन करेगी, एयरफोर्स और इसरो के बीच में इसके लिए MOU हो गया है। और इसमें सिलेक्शन में, मैनेजमेंट में, क्रू का, ठीक है, ट्रेनिंग जो होगा इसके लिए कौन मैनेज करेगी, एयरफोर्स। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, तो पहला तो इसका ऑब्जेक्टिव है टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन। The crew module configuration, crew space system, thermal protection, declaration and flotation system, re-entry capability with 60 to 70% components and value-added services will be from Indian industries। तो जो भी चीज़ें मतलब जाएंगी इस क्रू मॉडल के साथ, ठीक है, चाहे वो क्रू का एस्केप सिस्टम हो, थर्मल प्रोटेक्शन हो, डिसेलरेशन हो, फ्लोटेशन सिस्टम हो, वो सब कुछ जो होगा वो उसमें से 60 to 70% कंपोनेंट होगा जो वो इंडिजिनस होगा, वो इंडिया का होगा। ठीक है, इंडियन इंडस्ट्रीज से जाएगा। अब कॉस्ट इफेक्टिव, द टोटल प्रोग्राम कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी विद इन 10,000 करोड़ विच इंक्लूड्स। अब जो कॉस्ट होगा पूरा गगनयान मिशन का वो लगभग 10,000 करोड़ ही होगा, जिसमें कि और भी क्या इंक्लूड होंगे, विच इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, फ्लाइट हार्डवेयर रियलाइजेशन एंड एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिशमेंट। इसमें कि ये सब कुछ इंक्लूड है, फ्लाइट हार्डवेयर रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ठीक है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा तो वो भी इसमें इंक्लूड है। अब एक ग्लोबल स्पेस रेज, इंडिया कुड पोटेंशियली बिकम द 4th कंट्री टू सेंड अ मैन इन स्पेस आफ्टर द अर्स्टवाइल US एंड चाइना। अगर ऐसा इंडिया करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में 4th कंट्री बन जाएगा जो कि एक मतलब मैन को स्पेस में पहुंचा देगा। ठीक है, पहले ये काम कर चुके हैं USSR, US और चाइना। अब इसका चैलेंजेस क्या क्या है, फर्स्ट इसमें है माइक्रो ग्रेविटी। एज स्पेस इज हॉस्टाइल ड्यू टू लैक ऑफ ग्रेविटी एंड एटमॉस्फेयर एंड डेंजर ऑफ रेडिएशन, एस्ट्रोनॉट मे फेस मेडिकल इशूज़। क्योंकि वहाँ पे स्पेस में जो ना काफ़ी ग्रेविटी की कमी है वहाँ पे। ठीक है, एटमॉस्फेयर नहीं वहाँ पे, रेडिएशन का डेंजर है, तो एस्ट्रोनॉट को थोड़ा कुछ मेडिकल इशूज़ हो सकते हैं। इन माइक्रो ग्रेविटी एस्ट्रोनॉट्स ऑफन लूज देयर ओरिएंटेशन, विजन, मसल स्ट्रेंथ, एरोबिक कैपेसिटी एंड बोन डेंसिटी विच कुड रिजल्ट इन टू ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटेड फ्रैक्चर्स। तो माइक्रोग्रेविटी की वजह से क्या होगा कि एस्ट्रोनॉट को वो अपना ओरिएंटेशन लूज़ कर सकते हैं, उनका विजन लूज हो सकता है, मसल स्ट्रेंथ कमज़ोर हो सकता है। ठीक है, इससे उनको ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज हो सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटेड फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट रेडिएशन एक्सपोजर।
It may increase the risk of cancer, nausea, vomiting, anorexia, fatigue, damage and central nervous system and weaken the immune system. और इससे रेडिएशन के इसके कांटेक्ट में आएंगे तो इससे कैसे कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है, नौसिया हो सकता है, ठीक है, वॉमिटिंग, एनोरेक्शिया, फैटिग, डैमेज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सब कुछ हो सकता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम भी वीक हो सकता है। बियॉन्ड लो अर्थ ऑर्बिट द क्रू माइट बी एट रिस्क फ्रॉम हाई एनर्जी प्रोटॉन्स इमिटेड बाय सोलर फ्लेयर्स दैट में कॉज रेडिएशन सिकनेस एंड इवन डेथ। और जो सन के आसपास जो भी सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्रू मेंबर को रेडिएशन सिकनेस हो सकता है, ठीक है, इनफैक्ट डेथ भी हो सकती है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम in human space flight and environmental control and life support system supplies the essential maintenance and acceptable environmental and deals with the management of waste product. Its functionality needs to be a full proof. और अब जैसे कि स्पेस क्राफ्ट है, उसमें मैंड मिशन है, तो उसमें क्या होगा कि बैक में लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी होगा जो कि बहुत सारे एसेंशियल्स को सप्लाई करेगा, जो भी इन्वायरमेंट एक्सेप्टेबल इन्वायरमेंट्स है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और जितने मैनेजमेंट होगा वेस्ट प्रोडक्ट का वो सब कुछ भी मैनेज कौन करना, किसको करना होगा, लाइफ सपोर्ट सिस्टम को। Launch escape system. Traveling in a rocket is like sitting on an exploding bomb due to high velocity with high energy density propellants. तो अगर हम कोई भी रॉकेट में बैठ के जा रहे हैं, मतलब क्या हुआ, ये एक्सप्लोडिंग बम से कम नहीं, क्योंकि वो काफ़ी हाई वेलोसिटी से जा रहा होता है और काफ़ी उसमें हाई डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी प्रोपेलेंट्स होते हैं। इट रिक्वायर्स अ क्रूशियल स्केप सेफ्टी टेक्नोलॉजी फॉर एस्ट्रोनॉट्स इन एन इमरजेंसी फॉल्टी मिशन सिचुएशन। अगर कोई मिशन में फॉल्ट हो गया है तो इसके लिए क्या है कि उनको वहाँ से स्केप या सेफली वहाँ बाहर निकालने के लिए वहाँ पे इमरजेंसी फैसिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए। अब री एंट्री एंड रिकवरी। Re-entry of spacecraft should be very precise following pre-planned trajectory in terms of speed and angle. और अगर हम स्पेसक्राफ्ट अगर वो पाथ को अगर डेविएट हो भी जाता है तो हमें उसको री एंट्री कैसे करना, ट्रांजैक्टरी में पूरा प्लान होना चाहिए हमारे पास स्पीड और एंगल के टर्म में। इट ऑल्सो रिक्वायर्स अ हीट सील दैट कैन विथस्टैंड द टेम्परेचर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज। इसके अलावा वो जो भी क्रू मेंबर के लिए जो भी पूरा सेटअप होगा वो काफ़ी मतलब हीट के लिए काफ़ी रेसिस्टेंट होना चाहिए, तभी तो वो उसको हीट को विथस्टैंड कर पाएगा। क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट वाज एन एक्सपेरिमेंट टेस्ट व्हीकल सक्सेसफुली लॉन्च्ड इन 2014। तो क्रू मॉडल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट जो पहले एक बार टेस्ट कर किया चुका है सक्सेसफुली 2014 में ही, तो होपफुली सब कुछ सही ही होगा, ठीक है। एक हमारे पास एक डायग्राम दिया हो कि कैसे इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है कि ये एक मैंड मिशन होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो यहाँ से ये इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, ऑर्बिट मॉड्यूल में। फिर वो सोलर एरे डिप्लॉयमेंट होगा उसका, ठीक। फिर वहाँ से वो 5 से 7 डेज वो स्पेस में रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये क्रू मॉड्यूल जो है ये इसी स्पेस में रहेगा, ठीक है। ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, इससे वो बाहर जाएगा और इसको यहाँ से टाइम जो लगेंगे इस यहाँ से लॉन्च करने के बाद 16 मिनट लगेगा कहाँ तक पहुँचने में, लोअर अर्थ ऑर्बिट में। फिर ये जाएगा सोलर एरे डेवलपमेंट होगा, 5 to 7 डेज होगा वहाँ पे रहेंगे वो लोग, ठीक है। फिर रीओरिएंटेशन मॉड्यूल होगा, फिर डी बूस्ट होगा, फिर एरो बैकिंग होगा, पैराशूट डिप्लॉयमेंट होगा। उसके बाद जो है वो स्पेस डाउन एंड अरेबियन सी ऑफ गुजरात, उसके बाद फिर वो नीचे उनको ले जाया जाएगा। इसका कॉस्ट कितना होगा, 10,000 करोड़। इसका जो लॉन्च टाइम 2024 था, लेकिन अब इसको 2026 में एक्सपेक्टेड है ये चीज़। और इंडिया टू बी द 4th नेशन टू लॉन्च अ मैन्ड स्पेसक्राफ्ट मिशन आफ्टर द US, रशिया एंड चाइना। और ऐसा करते ही इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में 4th नेशन बन जाएगा ऐसे मैन्ड मिशन को लॉन्च करने वाला। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे के टॉपिक्स को, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।